इतना पीवे ना करेगा। हेडिंग लगाओ सब ना, अविरतता का सिद्धांत। हेडिंग लगाओगे सब, अविरतता का सिद्धांत। समझो थोड़ा सा, अविरतता का सिद्धांत। पहले ध्यान से समझोगे सब सारी बातें ना, तो नहीं आएगा। यही से स्टार्ट होगा अविरतता का सिद्धांत, बर्नौली की प्रमेय। अच्छा एक बात बताओ, वेग बराबर बताओ क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय, यही ना होता है, विस्थापन बट्टा समय। यानी v बराबर होता है s बाई टी, जहां s को दूरी भी कह सकते हैं, यस क्या कर सकते हैं, दूरी भी कह सकते हैं। तो यहां से अगर t बराबर अगर 1 सेकेंड ले लेते हो, तो जो v होगा वो s बताओ क्या होता है, हम यही सिखा रहे हैं। v जो होता है वो s का क्या होगा, बराबर होगा। यानी 1 सेकेंड में किसी वस्तु द्वारा प्राप्त वेग ही बताओ किसके बराबर होता है, दूरी के। 1 सेकेंड का अगर किसी के वस्तु का वेग लिखें, 1 सेकेंड का लिखें, 1 मिनट का लिखें, 1 घंटा का लिखें, तो 1 सेकेंड में जितना वेग प्राप्त करेगा, वेग दूरी कहलाएगी, या 1 मिनट में जितना वेग प्राप्त कराएगा उसकी दूरी कहलाएगी, या 1 घंटा में जितना वेग प्राप्त करेगा वो उसकी दूरी कहलाएगी। सिर्फ 1 घंटे की बात के लिए, ठीक है ना। देखो 1 सेकेंड की बात के लिए जितना तय की गई दूरी है, बताओ किसके बराबर है, वेग के, है कि नहीं है। 1 सेकेंड में प्राप्त वेग बताओ क्या होगा, दूरी होगा ना, ये भी याद रखना सब। देखो इधर, और सब लोग जानता है रो बराबर होता है m बाई वी, यही ना होता है। तो अगर एरिया में ना बाबा ना, अगर एरिया में ना, अगर अभी पढ़े हो सब, v लंबाई है, दूरी है, पर दूरी है तो है किसे, 1 सेकेंड में दूरी। v जो है बताओ क्या है, 1 सेकेंड में दूरी। तो 1 सेकेंड में दूरी, तो बता अगर आयतन है, क्षेत्रफल में 1 से गुणा कर देते हो, एक और लंबाई अगर डाल देते हो, तो ये बताओ क्या बन जाता है, आयतन। ये बन जाता है। आई जो v है वो एकांक समयांतराल का वेग है, और एकांक समयांतराल का वेग को ही बताओ कहते हैं दूरी। और दूरी लंबाई क्षेत्रफल में एक बार डाल दिए भैया, गुणा कर दिए, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, आयतन। यही ना होता है, क्षेत्रफल में पहले ही से एक दुविमा होता है, और एक विमा उसमें डाल दोगे तो त्रिविमीय हो जाएगा। त्रिविमीय को बताओ क्या लिखते हैं, आयतन। समझ में आया कुछ। अब देखो इधर, तो यहाँ से यम बराबर निकालोगे सब, तो आएगा रो भी, क्या आएगा, रो भी। और v की जगह यह तुम लिख सकते हो a गुणते v, a गुणते v, v की जगह यह लिख सकते हो a गुणते v, एरिया गुणते एकांक समय अंतराल का प्राप्त वेग दूरी। और एरिया में अगर एक और लंबाई से गुणा कर दे रहे हो, तो ये पूरा है आयतन। फिर हमसे मत पूछना सब कि कहाँ से आया है, ठीक है। एरिया में एक लंबाई और डाल दिया तो क्या बन गया है, आयतन, ठीक है ना। और ये किसका मान हो जाएगा, द्रव्यमान, ठीक है। 2 चीजें सीख लिए सब। तो अविरतता ने बताया कि जब असंपीड्य द्रव, किसको, असंपीड्य, एक तो संपीड्य होता है, एक तो असंपीड्य। तो जब असंपीड्य द्रव को असमान परिच्छेद वाली नली से, दो बात याद है, असंपीड्य व असयान, असयान भी बोलोगे क्योंकि उसमें घर्षण कम होगा ना थोड़ा। असंपीड्य व असयान वाली द्रव को किसी असमान परिच्छेद वाली, असमान परिच्छेद का मतलब दोनों जगह जो सिरा रहेगा उसका बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। देखो इधर, असमान, असमान परिच्छेद व, अरे ये वो पतीले बन गया हो, पतीला ना बन भाई, सिद्ध भी करना है। एक तरफ मोटा कर दो और एक तरफ
पतला कर दो। ये द्रव नली है ना, मतलब हम इससे धारा को गुजारेंगे हरदम। तो धारा गुजर रही है, इधर देख रहे हो सब, ये धारा क्या हो रही है, गुजर रही है। आवाज ना, थोड़ा का भी आवाज ना, ध्यान से दम, ठीक है। और इधर से गुजर रही है, इधर से जब इधर से डालोगे तो इधर से भी आएंगे। इसका एरिया हमने मान लिया, ये सिरा मान लेते हैं, एक्स सिरा, और ये सिरा मान लेते हैं। एक्स सिरे का अनुप्रस्थ परिच्छेद मान लेते हैं, बताओ A1, और इसका मान लेते हैं A2, ठीक है। इसका मान लेते हैं A1 और इसका मान लेते हैं A2। तो हमने बताया ना कि असमान परिच्छेद वाली नली में तो दोनों का समान परिच्छेद नहीं ना है, असमान परिच्छेद क्षेत्रफल वाली नली में। अविरतता ने बताया कि जब असंपीड्य द्रव, असंपीड्य व असयान द्रव को, असंपीड्य व असयान वाले द्रव को असमान परिच्छेद वाली नली से जब गुजारा जाता है, ठीक है, तो इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल, द्रव के प्रवाह का वेग का गुणनफल नियत होता है। बताओ क्या होता है, नियत होता है। तो अभिरता ने बताओ क्या बताया कि असंपीड्य व असयान वाले द्रव को असमान परिच्छेद क्षेत्रफल की नली से प्रवाहित किया जाता है या धारा रेखीय प्रवाह होता है, तो परिच्छेद क्षेत्रफल व प्रवाह का वेग का गुणनफल बताओ क्या होता है, नियत होता है, ठीक है ना। ये बात हमने सिद्ध करेंगे अब, यही सिद्ध करने का टारगेट है। ए बी, अच्छा पढ़े लो ना, ए बी गुणते नियत पढ़े लो ना, पढ़े लो नियतांक। तो इसको लिखोगे A1 V1 बराबर बताओ कितना, A2 V2। ये दोनों मान अगर बराबर है तो यानी ये इसके अनुक्रमानुपाती नियतांक होगा। जब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। उधर आ जाओ सब इधर। इससे प्रवाहित द्रव का जो द्रव होगा उसका घनत्व क्या मान ले रहे हैं, रो ना। अब इधर आओगे सब, एक्स सिरे पे बात हो रही है। यहाँ पे हमने मान लिया कि V1 वेग से द्रव प्रवाहित हो रहा है और यहाँ पे हमने मान लिया कि V2 वेग से द्रव निकल रहा है। यहाँ से V1 वेग से द्रव नली में प्रवेश कर रहा है और यहाँ से V2 वेग से द्रव नली से बाहर निकल रहा है। समझ में आया? ये राम कथा कहानी अगर समझ में आए तो आगे बढ़ाएं, बढ़ाएं आगे, ठीक है ना। देखा इधर एक्स सिरे पर, किस सिरे पर, हाँ एक्स सिरे पर द्रव का वेग बताओ कितना है, एक सेकेंड में, एक सेकेंड में द्रव द्वारा, ध्यान से दम इधर, द्रव द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे एक्स सिरे पर, एक्स सिरे पर इसका वेग बताओ कितना है, V1। एक्स सिरे पर एक सेकेंड में ये दूरी कितना तय करेगा, V1। एक सेकेंड की बात हो रही है, एक सेकेंड में ही ना द्रव इतना दूरी तय करके जाएगा। अभी बता के आए, एक सेकेंड में द्रव द्वारा तय की गई दूरी बताओ कितनी होगी, होगी कि ना होगी। अब इधर आ जाओ, तो एक सेकेंड में, आराम आराम से समझे, एक सेकेंड में द्रव का आयतन, प्रवाहित द्रव का आयतन लिखा जाता है। एक सेकेंड में प्रवाहित द्रव का आयतन। आराम आराम से समझना भैया, नहीं तो बहुत कठिन बनाएगा। आयतन को बताओ क्या लिखोगे, अभी बताए थे कि आयतन को लिखोगे सब एरिया गुणते लंबाई पे। तो इसका एरिया बताओ कितना है, समझ में आया। देखो इधर यहाँ पे समझो थोड़ा सा, हमने मान लिया कि इसका पूरा एरिया बताओ कितना है, ए है।
अगर इसकी लंबाई से अगर इसमें गुणा कर दोगे तो ये पूरा आयतन ना निकल गया। देखो ये पूरा क्या निकल गया, आयतन ना निकल गया। ये पूरे नाली का बताओ क्या निकल गया, आयतन निकल गया। अब इसमें भी थोड़ा सा बात समझना चाहो। हमने मान लिया कि v1 वेग से अगर यहाँ तक ये द्रव आया होगा, यहाँ तक द्रव आया होगा 1 सेकेंड में, बता यहाँ तक का आयतन निकालोगे एरिया से। अगर इसमें एरिया में अगर ये एकांक समय अंतराल के वेग से अगर गुणा कर दे रहे हो तो आयतन बनेगा कि ना बनेगा, क्योंकि इतने दूर तक ना ये चल कर आएगा। एकांक समय अंतराल में हमने मान लिया कि यहाँ तक आया है, तो दूरी बताओ कितना तय करेगा, v1। अभी बता कर आए एकांक समय अंतराल में या एक सेकेंड में तय की गई दूरी बताओ कितनी होती है, v1। तो भाई एरिया पहले ही से पता है, अगर इसकी लंबाई पता हो जाए इसमें गुणा कर दोगे तो ये पूरा क्या निकल जाएगा, आयतन। ना निकलेगा, आयतन ना निकलेगा भैया। बताओ यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे हो गया a1 और इंटू बताओ कितना, v1। ये है, ये बताओ है क्या, आयतन। समझ में ना लो सर, ये वेग नहीं है, ये क्या है, आयतन है एकांक समयांतराल का ना। तो बताओ अब इधर देखो, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान, वाह 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 वाह। तो द्रव्यमान बराबर हम वही है बताए भैया, यम बराबर बताओ क्या होता है, रो वी होता है ना, यम बराबर रो वी। तो रो तो इसी तरह रहेगा, और आयतन इतना है a1 v1। बताओ 1 सेकंड में x सिरे पर द्रव का द्रव्यमान कितना निकल रहा है, कुछ निकल रहा है। वो समझने वाली बात है, एकदम बारीकी से समझने वाली बात है, ठीक है, एकदम ध्यान से समझने वाली बात है भैया कि m बराबर द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणते आयतन। घनत्व मान लिए रो और आयतन v है, यहाँ तक का आयतन बताओ कितना, a1 v1 है कि नहीं है। जब a1 v1 है, a1 v1 है तो ये आयतन है, और आयतन में अगर रो से गुणा कर दोगे यानी घनत्व से गुणा कर दोगे तो निकल जाएगा द्रव्यमान। तो यहाँ पे हो जाएगा रो a1 v1। अच्छा, ये x सिरे पर प्रवेश कर रहा है द्रव, ध्यान समझो इधर, x सिरे पर इतना द्रव का द्रव्यमान प्रवेश कर रहा है। तो अब देखो इधर कितना निकल कर जाता है, इधर भी तो निकलेगा यार, मेरा थोड़ा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे लिखोगे y सिरे पर, किस सिरे पर, y सिरे पर। बताओ y सिरे पर, देखो इधर y सिरे पर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान, आयतन लिखो, द्रव का आयतन। बताओ आयतन को, अच्छा एरिया a2, एकांक समय अंतराल का प्राप्त वेग, तय की गई दूरी। और जब भी एरिया में अगर दूरी से गुणा करा दोगे तो ये बन जाएगा आयतन। हो गया। अब निकालोगे सम y सिरे से या y सिरे पर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान। बताओ द्रव्यमान कैसे निकलेगा, द्रव्यमान, अच्छा इधर से देखो, इधर से अगर द्रव जा रहा है तो इधर से तेल नहीं निकलेगा ना, पेट्रोल नहीं निकलेगा, इधर से भी द्रव ही गुजरेगा। तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, तो द्रव का घनत्व कभी बदलता नहीं। जैसे जल का घनत्व तुम कहीं लेके चले जाओगे बदलेगा नहीं, तेल का घनत्व बदलेगा नहीं, एक ही पदार्थ का जब बना रहेगा तो द्रव का घनत्व बदलता नहीं है। तो ये घनत्व तो वही रहेगा, लेकिन अगर आयतन से गुणा कर दोगे तो ये पूरा द्रव्यमान बदल गया। ये पूरा क्या है, y सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान। तो समझ में आया। ये देखो ये क्या है, ये देखो ये है x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान, और ये है y सिरे से निकलने वाले द्रव का
द्रव्यमान। कुछ समझ में आया? हाँ, अब बताओ, जितना द्रव इधर से गुजरेगा उतना ही द्रव इधर से भी गुजरेगा, अविरतता के सिद्धांत से। मैंने बताया ना कि जितना द्रव इधर से प्रवेश करेगा उतना ही द्रव उधर निकलेगा। तो समीकरण लगा देते हैं, दोनों का द्रव्यमान बराबर होगा। दोनों का द्रव्यमान बताओ क्या होगा? चूंकि द्रव्यमान दोनों सिरे पर समान होगा ना, समझना थोड़ा सा। 1 सेकंड में जितना द्रव इधर से प्रवेश करेगा उतना ही द्रव 1 सेकंड में इधर से क्या होगा? निकलेगा। तो जितना द्रव का द्रव्यमान इधर से 1 सेकंड में प्रवेश कर रहा है उतना ही द्रव का द्रव्यमान इधर से 1 सेकंड में बाहर आ जा रहा है। तो दोनों सिरों पर द्रव्यमान बताओ क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो जब दोनों सिरों पर द्रव्यमान बराबर होगा भैया, तो इसको लिखोगे रो A1 V1 बराबर रो A2 V2। रो से रो बर्बाद, तो सुंदर सा फार्मूला निकल कर आ गया, A1V1 बराबर A2V2, या इसी को कहोगे खाली AB बराबर बताओ कितना? नियतांक। ठीक है, मेन फार्मूला है ये, है द्रव अविरतता का सिद्धांत। अविरतता का सिद्धांत क्लियर है सभी का? तो बोल दें अब ना हिंदी। देखो इधर, अगला समझो ना। जैसे 1 मिनट, इसीलिए नहीं हटाया। ये जब द्रव प्रवाहित हो रहे हैं तो इनकी 3 ऊर्जाएं होंगी। बात समझना सब ना, इनकी कितनी ऊर्जाएं होंगी? 3 ऊर्जाएं। एक पे जो नली में प्रेशर होगा, जो नली में दाब होगा उसके कारण, और एक तो द्रव गति कर रहा है तो गति के कारण, और ये नली का सिरा ऊपर है और एक तो सिरा नीचे है, तो ऊंचाई पाया, और ऊंचाई के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो जब द्रव को प्रवाहित करोगे तो कितनी ऊर्जाएं हैं? 3 ऊर्जा। एक तो दाब ऊर्जा उसके प्रेशर के कारण, और एक तो गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा उसके गति के कारण, और एक सिरा देखो यहाँ पे है और एक सिरा यहाँ पे है, यानी ऊंचाई में है ना, तो निकलेगी स्थितिज ऊर्जा। तीनों ऊर्जाएं ध्यान से देखना है। देखो इधर, तो द्रव की ऊर्जाएं, अगला हेडिंग रहेगा द्रव की ऊर्जाएं। अब तक ध्यान से देखो इधर, द्रव की ऊर्जाएं, तो पहला पढ़ोगे दाब ऊर्जा। क्या पढ़ोगे सर? दाब ऊर्जा। अच्छा बताओ, W बराबर बताओ क्या होता है? बल गुणित विस्थापन, यही ना होता है? नहीं मत उतारो, मत शब्द पढ़ाएंगे ना। देखो इधर, W बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तुमने मान लिया कि बल F लग रहा होगा, तो F बराबर बताओ क्या होता है? F बराबर MI पे जाओगे सब। ये न्यूटन का समीकरण पढ़ रहे थे वाला तो लो, ये सेकेंड पेपर पढ़ रहे हो सब, एमा न्यूटन ना आई है। सेकेंड पेपर में न्यूटन की औकात नहीं है जो चला है। हाँ, सेकेंड पेपर में न्यूटन का नाम मत लिया लो। सेकेंड पेपर में P बराबर F बाई ए, तो F बराबर बताओ क्या आएगा? PA। चलो भैया, और ये इसकी दाब ऊर्जा है, W बताओ क्या है? दाब ऊर्जा ने क्या निकाल रखा है? दाब। दाब लगाओगे तो बल लगाओगे, तो दाब ऊर्जा है ये। यहाँ पे बताओ क्या लिखोगे? दाब ऊर्जा। बताओ बल की जगह ये बताओ क्या लिखोगे? PA। और हमने मान लिया कि ये जो नली में प्रवाहित द्रव हो रहा है वो मान लिए है कि L लंबाई तक द्रव में क्या हुई है? प्रवाहित हुई। बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? L। द्रव में हो जाएगा PAL।
तो द्रव की दाब ऊर्जा इतने खाली लिखोगे सब, पी ए यल, गड़बड़ हो जाएगा ना। अच्छा ये पूरे वाले नली से है, ये दाब ऊर्जा बताओ कितने नली से है, पूरे नली से है, क्योंकि नली की लंबाई हमने क्या मान लिया है, देखो नली की लंबाई क्या मान लिया है, एल। तो विस्थापन होगा पूरा ना, तो लोग फिर से समझो थोड़ा सा। जैसे देखो इधर ये हो गई नली, हो गई, नली की लंबाई हमने मान लिया, बताओ कितनी है, यल है। नली में जो नली में जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उस पर लगने वाला दाब बताओ क्या है, ए है। और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताओ कितना, ए। अरे वो तो द्रव दाब पी है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बताओ डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर बताओ क्या होता है, बल गुणते विस्थापन। बताओ यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं P बराबर बताओ क्या होता है, एफ बाई ए, तो यहाँ से एफ बराबर बताओ क्या निकलेगा, पी ए। एफ बराबर निकल गया पी ए। और देखो विस्थापन कितना, विस्थापन कितना, एल। तो ये दाब ऊर्जा संपूर्ण है, दाब ऊर्जा पूरे नली का है। तुमको चाहिए एकांक आयतन में नली की ऊर्जा ना, एकांक आयतन में नली, एकांक नली में ना, एकांक आयतन में दाब ऊर्जा, द्रव की दाब ऊर्जा चाहिए। तो एकांक आयतन में चाहिए तो आयतन से भाग दे देते हो, बात समझना साहब। जैसे एकांक आयतन में होता है तो एकांक से भाग देते हो, या कह सकते हो कि जो आयतन होता है उसको एक रख दोगे तब वो हो जाएगा। देखो दोनों तरीका सिखा देंगे, या तो कहोगे एकांक आयतन तो आयतन बराबर एक रख दोगे तब वो हो जाएगा, अन्यथा आयतन से क्या कर दोगे, उसमें भाग कर दोगे तब वो आयतन हट जाएगा। बताओ ये पूरा ए गुणते यल बताओ क्या है, आयतन होगा कि ना होगा। देखो ए गुणते जो यल है वो बताओ आयतन होगा कि ना होगा, एरिया में लंबाई से अगर गुणा कर दिया तो आयतन बन गया ना, बन गया कि ना बन गया। अगर इसी के बराबर अगर 1 मीटर क्यूब रख दें तो आयतन एकांक आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे एकांक आयतन की बात बताओ आ जाएगा, एकांक आयतन में इसकी पूरी वैल्यू कितनी, एक। बताओ खाली कितने बचेगी, ये है दाब ऊर्जा, बताओ किसमें, एकांक आयतन में। अगर हम पूछेंगे किसी द्रव का किसी नली में प्रवाह हो रहा है तो वहां पे एकांक आयतन में उसकी दाब ऊर्जा, तो खाली बताओ क्या बताओगे, पी। दाब ऊर्जा केवल व केवल बताओ क्या रहेगी, पी। ऐसे देखो निकालोगे अगर, तो टोटल दाब ऊर्जा थी, संपूर्ण दाब ऊर्जा बताओ कितनी थी, पी ए गुणते, ये पूरे आयतन में थी, ये संपूर्ण आयतन में न थी। यहाँ पे लिख दोगे अगर लिखना चाहोगे तो, संपूर्ण आयतन में थी, संपूर्ण आयतन में। तो एकांक आयतन में अगर करोगे सम, एकांक आयतन में दाब ऊर्जा, एकांक आयतन में दाब ऊर्जा पी ए एल, अब भागे बताओ कितना, ए एल। ए एल से एल कट जाएगा तो दाब ऊर्जा बताओ कितनी आ जाएगी, आ गया। जब किसी असंपीड्य व असांद्य वाले द्रव को नली में प्रवाहित करते हो तो उसकी दाब ऊर्जा बताओ कितनी बताओगे। हम अगर पूछेंगे कि असंपीड्य व असांद्य द्रव को किसी नाली से गुजारा जाता है तो उसकी दाब ऊर्जा कितनी होती है, तो खाली क्या बताओगे, पी। खाली इतने बताओगे, सब क्या बताओगे, पी। समझ में आया। चलो अब इसी तरह आ जाएगा इसकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आसान है, के बराबर था हाफ एम वी का स्क्वायर। अच्छा एक बार बताओ, जो नली में द्रव गुजर रहा था उसका घनत्व क्या माने थे, रो, यही ना माने थे, घनत्व क्या माने थे, रो माने थे। तो इधर देखो, इधर रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यही ना होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब इधर ध्यान से देखो, ये संपूर्ण नली की ऊर्जा है, देख रहे हो सम, ये संपूर्ण नली की, संपूर्ण नली में ऊर्जा है।
तो एकांक आयतन में ऊर्जा बताओ कितनी होगी। एकांक आयतन में ऊर्जा बताओ कितनी होगी। K बराबर हाफ mv का स्क्वायर। अगर एकांक आयतन में निकाल रहे हो तो आयतन से क्या कर दोगे, भाग ना करोगे। एकांक आयतन से कर रहे हो तो आयतन से क्या करोगे, भाग। पूरे आयतन में, पूरे संपूर्ण आयतन V में इतना है, तो एकांक आयतन में जैसे देखो इधर 10 रुपया में 5 को टाफी, तो 1 रुपया में बताओ कितना टाफी, 5/10। आधा फोड़ के दे दुकानदार तो हम लोग टाफी, ठीक है। तो यही ना बोलते हो एकांक, इसको बोले ना एकांक। तो इसी तरह ये भी होता है, संपूर्ण आयतन में उसकी ऊर्जा इतनी, तो एकांक आयतन में ऊर्जा निकालोगे तो आयतन से क्या करते हैं, भाग। ठीक, बताओ K बराबर 1/2, इसको इसके बट्टे लिख सकते हो m/v, और ये v का स्क्वायर, तो K बराबर जाएगा 1/2। आई देखो इधर यहाँ देखो, m/v को बताओ क्या लिखोगे, रो। तो ये रो v का, इसको किसी असंपीड्य व असंयान वाले द्रव का किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह हो रहा होता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा अब लिखोगे हाफ रो v का स्क्वायर। अब ना लिखोगे हाफ mv का स्क्वायर, हम सब बदल के लिया दिए हाफ रो v का स्क्वायर। अब यहीं पे अगर ऊर्जा पढ़ लोगे सब, गतिज ऊर्जा, अरे स्थितिज ऊर्जा ना, देखो इधर ये इसकी हमने मान लिया ऊंचाई, बताओ कितनी है, अच्छा ना। बताओ स्थितिज ऊर्जा बताओ कितनी होगी, स्थितिज, ध्यान से देखो इधर, स्थितिज ऊर्जा होती है mg h, ये ना होती है। अच्छा ये पूरे संपूर्ण आयतन में है, किसमें है, संपूर्ण आयतन में स्थितिज ऊर्जा बताओ कितनी है, mg h। तो एकांक आयतन में बताओ कितनी निकलेगी, एकांक आयतन में ऊर्जा mgh, और भागे बताओ कितना, v। तो यहाँ से लिख सकते हो m/v gh ना लिख सकते हो सब, चूंकि रो बराबर बताओ क्या होता है m/v। तो m/v को बताओ क्या लिख दोगे, रो। m/v को बताओ क्या लिख दोगे, रो। बताओ रो जी एच, और ये किसके बराबर, याद रखना सब, जब किसी असंपीड्य व असंयान वाले द्रव को किसी नली से गुजारा जाता है, धारा रेखीय जब प्रवाह होगा, तो उसकी दाब ऊर्जा खाली बताओ कितनी लिखोगे, P। गतिज ऊर्जा लिखोगे हाफ रो v का स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा लिखोगे रो जी एच। अब नहीं पूछोगे, कल बर्नौली प्रमेय सिद्ध हो जाएगी, ठीक है।